देखिए विद्वान साथियों, हम संधि और समास पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, और वो ये बात ये है कि आप जितनी मेहनत करोगे सकारात्मक तरीके से, कभी भी किसी भी कार्य में आपको असफलता नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से एक किसान खेती करता है, प्रत्येक कण कण को चुग करके टनों माल जो अन्न होता है उनका उत्पादन करता है, एकत्रित करता है, उसी प्रकार से आप भी जो व्याकरण के जो अंश हैं या अन्य पढ़ाई के तरीके हैं उनको एकत्रित करके दिमाग की जो मेमोरी है उसमें डाल करके आप इसका प्रयोग करें। तो अब शुरुआत कर रहे हैं संधि से। सबसे पहला काम हो गया अपने संधि का। संधि का काम में देखिए ये संधि किसे कहते हैं। पहले तो देखिए संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली संधि है स्वर संधि। स्वर संधि में 2 जैसे पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों में ही स्वर आते हैं। व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन आते हैं, और विसर्ग संधि विसर्ग से बनती है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन संधि में दीर्घ संधि का। अब देखिए दीर्घ संधि की शुरुआत के लिए आप देखिए कि दीर्घ संधि में कौन कौन से वर्ण काम आते हैं। इनमें समान वर्ण होना चाहिए। ए आ ई ऊ री और री। तो इसमें आपको ये देखना है कि इसमें दीर्घ कौन सा है। जैसे ए का दीर्घ आ है, ई का दीर्घ ई है, और ऊ का दीर्घ ऊ है, और री का दीर्घ री है। इस री का दीर्घ री है। तो आपको ऐसे आपको देखना है। शुरुआत करते हैं। देखो दीर्घ संधि में ये हो गया। अब उदाहरण से ले लेते हैं। तो पहली बात तो जब आप संधि समझ रहे हैं तो आनंद की अनुभूति के साथ संधि शुरुआत करनी है। तो शब्द आप अपन वही ले लेते हैं, आनंदानुभूति। एक शब्द लिख रहा हूँ, आनंदानुभूति। आनंदानुभूति। तो इसमें देखिए इसका संधि विच्छेद करके देख लीजिए। पहला है आनंद। आनंद प्लस अनुभूति, प्लस कह दो चाहे धन कह दो, है ना। आनंद प्लस अनुभूति बराबर आनंदानुभूति। अब क्या हुआ, ये जो दे है इस दे में ए मिला हुआ है, तो ये ए और ये आ, ए दोनों का दीर्घ हो गया आ। तो ए प्लस ए बराबर आ। तो ये आनंदानुभूति शब्द बना है। अभी ए और ए का तो अपन ने ले लिया। अब देखो ए और आ का और देख लो। दूसरा उदाहरण, जैसे हिम प्लस आलय। तो देखो ए है और आ है, दोनों का मेल हो जाएगा तो हिमालय बन जाएगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी आप ले सकते हो। जैसे ई और ई, जैसे गिरी, गिरिधन, ईश। तो ये ई है लघु और ये दीर्घ, तो इसकी दीर्घ हो जाएगी, तब बनेगा गिरीश। वैसे ही मान लो दोनों ही दीर्घ है, दोनों दीर्घ का उदाहरण बताते हैं, नदी प्लस ईश। अब देखो ये भी दीर्घ है ये भी दीर्घ है, तो दीर्घ की दीर्घ रहेगी नदी से। वैसे और उदाहरण देखिए, रवि प्लस इंद्र। देखिए ई लघु है, ये भी ई है, ई और ई बड़ी ई, अर्थात रविंद्र। अब देखिए ई का उदाहरण हो गया। अब आपको ऊ वाला उदाहरण एक और देख लीजिए। ऊ वाले उदाहरण में लघु लिखा है अपने, लघु धन उत्सव। आप देखिए ऊर ऊ, तो इसका दीर्घ ऊ बना लो, लघु उत्सव।
ये हो गया एक उदाहरण उ और ऊ का। अब एक उदाहरण आप री का भी देख लीजिए, जैसे पितृ धन ऋणम। तो ये री और ये री दोनों लघु है, इसका दीर्घ करना है तो पितृणम, ये हो गया। ये दीर्घ संधि पूर्ण है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट रूप में लिख देते हैं। आप इसका विशेष ध्यान रखना, स्वर संधि में जो दीर्घ संधि है उसकी थोड़े से जल्दी से आपको जानकारी मिल जाएगी। आ, बड़ी ई, ऊ और री, यानी दोनों वर्णों का मेल करते समय ये होना चाहिए और उसका अर्थ भी सार्थक हो। अब देखिए दीर्घ संधि कंप्लीट हो गई स्वर संधियों में से। अब दीर्घ के बाद में ले लेते हैं गुण संधि। अब गुण और वृद्धि दोनों एक ऐसी संधियां हैं। दूसरा लेते हैं गुण संधि। अब इस गुण संधि का नियम आप समझ लीजिए। उसमें तो समान स्वर थे, इसमें स्वर जो होते हैं वो असमान होते हैं। जैसे एर आता उसमें, अब इसमें ए या आ, उसके साथ ई या ऊ में से कोई होंगे। तो आप इनके नियम देख लीजिए। यदि ए या यानी पूर्व पद में ए या आ हो और इसका योग ई या ई से हो तो ए बनता है, तो उसका ए बनेगा। और ए या आ का योग ऊ या ऊ से होता है तो ओ बनेगा। बिल्कुल सरल है। आप लोग और देख लीजिए, दो उदाहरण हो गए। तीसरा जो उदाहरण है ये इसके आपके गुण संधि का, तो अर होता है, री का होता है अर और लरी का होता है अल। री का अर, लरी का अल। ये जो री है इसका अर होता है और लरी का अल होता है। तो इसके लिए आप उदाहरण से देख लीजिए री का अर कैसे होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप कोई भी महर्षि ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए। महर्षि लिख देता हूँ। महर्षि में महा यानी ए या आ होना चाहिए इधर, ये आ है। महाधन ऋषि, महाधन ऋषि तो आ है और री है तो इसका अर हो जाएगा, तो शब्द बनेगा महर्षि। तो ये अर वाला समझ में आ गया। अब अल है, तव प्लस लिकार है तो इसका अल हो जाएगा तवलकार। तो ये उदाहरण हो गए गुण के। तो गुण को यहाँ साइड में लिख लेते हैं। गुण संधि में क्या होता है, जब दोनों वर्णों को मिलाते हैं तो या तो ए होता है या ओ या अर या अल, ये होते हैं गुण संधि में। अब देखो गुण और वृद्धि है ना, दोनों संधियों में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा है। गुण संधि में क्या होता है, ए आई ये जो हो रहे हैं, ए हो रहा है ओ हो रहा है। अब वृद्धि में क्या होगा, वृद्धि में यही होता है, जो पूर्व पद होता है उसमें ए या आ होना जरूरी है। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ये ए या आ होना जरूरी है। जैसे देखिए आप वृद्धि संधि ले लेते हैं। तीसरी संधि वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, एक तरफ तो ए प्लस आ होता है, यानी पूर्व पद में ए या आ होना चाहिए। और जैसे मैं लिख देता हूं यहां रमा, तो इसमें आ है ना। अब देखो यहां लिख देता हूं ई, ईश, यानी ए या आ हो और उसके बाद में ई या ई वृद्धि संधि है तो इसमें ए होगा। क्या होगा, ए। वृद्धि संधि में ए होता है। तो वृद्धि संधि वापिस से लिख देता हूं। वृद्धि संधि में ये जो ए या आ होता है इसमें क्या करेंगे, इसके बाद में जो ए या आई है उसका आई बनता है। ओ या औ है उसका
औ बनता है, दोनों में हो गया। और इसके अलावा दो शब्द वर्दी में और है, री का आर बनता है, एक री और है, री का आर बनता है। ये जो री है इसका वर्दी संधि में आर बनता है। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लेकिन पहले पद के अंतिम वर्ण में ए या आ आना जरूरी है। जैसे इसमें देख लेते हैं उदाहरण से। सबसे पहला उदाहरण है यथा प्लस एव, तो इसको कैसे बनाएंगे? यथेव, यानी आ और ए ऐ हो गया, आ और ए ऐ। ऐ का मतलब है ए पर दो मात्रा, और ये औ। आप देखते जाइए। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं वनौषधि का। ये वन लिख दिया और औषधि, ये वनौषधि है। इसको जब इसकी संधि करेंगे तो वनौषधि बन जाएगा, यानी औ का औ, वनौषधि। इसके अलावा री का आप देखिए, री का आर होता है। री का जैसे देखो सुख, सुख प्लस रित, सुख प्लस ये रित है। तो देखो री का आर होगा, क्योंकि यहाँ ए है, ए के बाद में री का आर होगा, तो ये बन जाएगा सुखार्थ। ये वृद्धि संधि हो गई। वृद्धि संधि में भी आप शॉर्ट रूप में याद रख लीजिए, वृद्धि संधि में आई होता है, औ होता है, इसके अलावा आर होता है। तो इनको आप जानकारी में रख लीजिए। अब आगे चलते हैं। वृद्धि संधि के बाद यण संधि। यण संधि में क्या होता है? एक तो ई और ई। यण संधि देखिए, यण संधि में ई या ई का तो ये हो जाता है, ऊ या ऊ इसका वे हो जाता है, और री का रे हो जाता है, और लरी का ले हो जाता है। ये है यण संधि। आप उदाहरण देख लीजिए। जैसे पहला उदाहरण है अति प्लस अल्प। तो देखो यहाँ जो अति है, जो ई की मात्रा है, जो इसका ई का ये करना है अपने को। और जब किसी वर्ण में से अपन स्वर निकालते हैं तो वो जो व्यंजन है वो आधा हो जाता है। जैसे हलंत हो जाएगा उसके, जैसे ये अत्यल्प बन जाएगा, अति अल्प, यानी ते आधा हो गया, ई का ये हो गया, और ये में ए मिल गया तो पूरा हो गया, अत्यल्प बना है। तो पहला उदाहरण है अत्यल्प। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं ऊ वाला। ऊ वाले में सु प्लस आगतम ले लेते हैं। तो देखो सु जो है, सु का जो ऊ है उसका वे बन जाएगा। तो आराम से जब भी आप इस वर्ण में से, व्यंजन में से स्वर को निकालेंगे तो वो आधा रह जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा स्व। अभी यूं है, जैसे इसके आ की मात्रा लगाओगे स्वागतम, ये स्वागतम बन गया। ये है यण संधि का दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण यण संधि का है अपने यण संधि के अंदर ले लेते हैं तो मधुअरी, मध्वरी या धात्रिंश या लाकृति, जो भी धात्रिंश ले लेते हैं, री को ले लेते हैं। ये है धात्री धन अंश। तो इसमें क्या बनेगा? धात्रंश बनेगा। री का रे बना है, ये जो री है इसका रे बन गया, धात्रंश बन गया। अब एक लरी का ले होता है लास्ट वाला, जैसे लरी प्लस आकृति, तो इसमें क्या होगा? लरी का ले बन जाएगा तो लाकृति बन जाएगा। तो ये आपके यण संधि पूरी हुई। यण संधि में ये आप समझ लीजिए, यण के अंदर क्या क्या होता है? ये वे र ल, ये यण संधि में होते हैं।
अब अयादी संधि का नंबर आता है आगे, तो आप देख लीजिए अयादी संधि, ये ले लेते हैं अयादी संधि। नाम इसका अय आदि है, अय आदि। अय कैसे? जैसे इसका एक सूत्र है एचो अय वायाव, यानी ये जो ए है, ये जो ए है इसका अय हो जाता है, और ये जो अय है, ये अय की मात्रा लगा देता हूँ, अय है इसका आय हो जाएगा। इसके अलावा ओ यानी ओ की मात्रा, इसका हो जाएगा अव, और एक लिखते हैं औ, औ को हो जाएगा आव। बहुत ही सरल है, सही ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे नयन, नेत्र का पर्यायवाची शब्द है नयन, आँख का, तो सबसे पहले ले लेते हैं नयन, ने प्लस अन, तो ए है ना, तो देखो इसमें से ए निकाल दो तो न हो गया, ए निकाल तो ए का तो आई बनाना है, आई, और अन, इसको जब मिलाएंगे तो नयन बन जाएगा। तो ये एक उदाहरण हुआ। अब दूसरा उदाहरण देख लो। दूसरा उदाहरण है ये नई प्लस अख, आई का आय होता है तो ने आय अख, इसको मिला दोगे तो नायक बन जाएगा। अब देखो औ वाला, ओ वाला, जैसे पो प्लस अन, तो ओ का औ बनता है तो पवन बन जाएगा। अब इसके अलावा औ वाला जैसे नौ, नौ प्लस इक, तो नाविक बन गया। तो ये आपके अयादी संधि हो गई। अयादी संधि के थोड़ा शॉर्ट रूप लिख देता हूँ, अयादी। इसमें क्या होता है, आइए, आय, अव और आव, ये अयादी संधि में होते हैं। अब देखो दो संधियाँ बिल्कुल सरल है अगली, वो है पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। पूर्व रूप यानी पहले वाला रूप, पर रूप यानी बाद वाला रूप। देखिए सबसे पहले मैं पूर्व रूप संधि ले लेता हूँ। तो पूर्व रूप संधि में क्या होता है, देखो आप, ये जो ए यानी ए की मात्रा या ओ यानी ओ की मात्रा, इनके बाद में यदि ये ए है तो इसका पूर्व रूप यानी अवग्रह हो जाएगा। अवग्रह चिन्ह ऐसा होता है, ये हो जाएगा, ये अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, इसको ए ही बोलते हैं, पूर्व रूप ए ऐसा होता है। तो आप देख लें, जैसे लिखा हुआ है वन्ने प्लस अत्र, देखो यहाँ ए है ना, ऊपर एक मात्रा है, इसके बाद में ए आ गया, तो इस ए का पूर्व रूप ए यानी अवग्रह चिन्ह लगाना है। बहुत सरल है, वने अत्र, ये बन गया। वैसे ही ओ की मात्रा का ले लो एक, ओ की मात्रा का आपने एक उदाहरण देखा था, को प्लस अपी है, तो इसमें क्या करना है, ओ की मात्रा के बाद में ए है तो ए को क्या बना दो, अवग्रह बना दो। बहुत सरल है, को अपी। ये दोनों उदाहरण हो गए पूर्व रूप के। तो इस पूर्व रूप को हम यहाँ लिख लेंगे, पूर्व रूप, सरलतम तरीके से जानने के लिए, यानी ए या ओ के बाद ऐसे ए का अवग्रह ए हो जाता है। अब है पररूप। अब संधि में बच्चों आएगा पररूप। पर यानी बाद वाला, पररूप। अब इसमें आप देखिए, पर रूप का अर्थ होता है बाद वाला। ये जो संधि है ना, ये जो अपने वर्दी संधि आती है ना, इसका अपवाद एक प्रकार से। वर्दी में क्या होता है, ए या आ के बाद ए हो तो आई हो जाता है, ओ हो तो औ हो जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि यदि प्रे उपसर्ग या उप उपसर्ग आ जाए, इसके बाद में ए या ओ आ जाए, हाँ, तो उसका
बाद वाला रूप हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं आपको, प्रे धन एजते, तो ये देखो ये इसमें ए है और ये ए, होना तो प्रेजते चाहिए था, लेकिन यहाँ हो रहा है ये बाद वाला जो रूप है वो इसके अंदर आ जाएगा। जैसे प्रेजते, यानी ये इसके अंदर आ गया और ये इसका ए हट गया, तो इसको बोलेंगे पररूप। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण है उपोष्ति, तो इसका बन जाएगा उपोष्ति। क्यों? बाद वाला रूप आरोपित करना है इस पे, ये जो ओ है इस पे आ गया, इसलिए ये पररूप संधि का उदाहरण हो गया। तो पररूप लिख लेते हैं। पररूप, पररूप यानी बाद वाला, प्रे और उप के बाद में अगले वाला जो होता है ना वर्ण, वो उस पर आरोपित हो जाता है। तो ये स्वर संधि कंप्लीट हो गई। अब अपन क्या करते हैं, व्यंजन संधि लेते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है, आनंददायक तरीके से आप सीखें। तो देखिए, व्यंजन संधि में सबसे पहले अपन लेंगे व्यंजन के अंदर है ये जो सचुत्व संधि है उसको ले लेंगे। सचुत्व, अब ये चीज़ आपको देखनी है, सचुत्व संधि क्या होती है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये विसर्ग संधि में भी सचुत्व संधि का थोड़ा सा रूप काम आएगा, क्योंकि थोड़ा सा समझ लो। इसलिए यदि से तथा च वर्ग का योग से तथा ते वर्ग से हो तो इनके स्थान पर ये आ जाएंगे, से तथा ते वर्ग के स्थान पर से तथा च वर्ग आ जाएंगे। इसको आप आराम से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लो सचित है ना, सत प्लस चित है, तो इसमें आप देखना ये च वर्ग है, इसका योग ते वर्ग से हुआ है, दोनों का मिलान यानी जोड़ना, दोनों का मिलान को योग बोलते हैं। ते वर्ग का योग च वर्ग से जब होता है तो जो ते वर्ग है उसके स्थान पर भी उसी जैसे पहला वर्ण है तो पहला हो जाएगा च वर्ग का, सच प्लस चित हो जाएगा, तो ये बन गया सचित। एक उदाहरण आपको च वर्ग का मिल गया। एक उदाहरण अपन एक और ले लेते हैं। जैसे आप देखोगे उज्ज्वल शब्द आपने देखा है, शब्द को लिखना भी आना चाहिए। उज्ज्वल शब्द लिखा हुआ भी सही होना चाहिए। सचुत्व संधि में उज्ज्वल लेते हैं। देखो एक लिखा है उत, उत है ये, उत प्लस जवल, उज्ज्वल। इसका उज्ज्वल कैसे बनाया है, ये ते वर्ग है और ये च वर्ग, दोनों का क्या हुआ, योग हुआ। तो इस ये पहले उद था, इसको उद लिख लीजिए, उद प्लस जवल, तो उद इसका बनेगा, इसका ये तीसरा अक्षर है तो इसका भी तीसरा लिख दो, उज प्लस जवल। तो आप देखो ये भी आधा है ये भी आधा है, तो सही शुद्ध शब्द उज्ज्वल ऐसे होता है। और ये इसकी संधि हो गई। कौन सी संधि, इसको बोलेंगे सचुत्व संधि, यानी च वर्ग के स्थान पर ते वर्ग के स्थान पर च वर्ग है और से के स्थान पर से। एक आपको से वाला उदाहरण और देख, मैं आपको लिखा देता हूँ सचुत्व संधि में से वाला। रामस, ये रामस है ना, और ये सेते लिखा हुआ है, यानी से का योग इससे से हुआ है, तो इस से के स्थान पर भी ये वाला से हो जाएगा, तो बनेगा रामस सेते। आपके समझ में आ गया होगा। सचुत्व को मिटा दे, व्यंजन संधि लिख देते हैं। व्यंजन में सबसे पहले हुआ है सचुत्व। तो देखिए बच्चों विद्वानों कि ये सचुत्व, ये व्यंजन संधि के अंदर पहली संधि है सचुत्व। और सचुत्व में होता क्या है, सचुत्व में ये जो से होता है और च वर्ग हो जाता है, किसके स्थान पर, इस से और ते वर्ग के स्थान पर सचुत्व हो गया। अब अगली संधि है जसत्व या षटुत्व ले लेते हैं। दूसरी संधि षटुत्व, इससे संबंधित है। षटत्व बहुत बढ़िया रहेगी।
दूसरी संधि है षटुत्व। ये किसके अंतर्गत आ रही है? व्यंजन संधि में। षटुत्व में क्या होता है? जो से तथा ते वर्ग होता है, से प्लस ते वर्ग जो होता है, यदि उसका योग से तथा ते वर्ग से हो तो से तथा ते वर्ग के स्थान पर से तथा ते वर्ग हो जाएगा। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ है पहला उदाहरण, तत् प्लस टी का। देखो यहाँ तत् है ना, ते का वर्ग टे वर्ग से हुआ है, इसलिए इस ते के स्थान पर भी टे हो जाएगा, तो बन जाएगा तट टीका। इसको मिलाने से तट्टिका बन जाएगा। ये लो साहब पहला। दूसरा एक उदाहरण बताते हैं आपको। दूसरा उदाहरण प्रश्न। देखो प्रश्न प्लस न, इसके अलावा प्रश्न, इसकी बजाय दूसरा लेते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं इसका। ये जसत्व, ये जो षटुत्व संधि है इसके अंदर रामस षष्ठ का ले लेते हैं। रामस षष्ठ है। तो रामस षष्ठ में क्या हो रहा है आप लोग देखिए, ये जो स है ना, ये जो स है इसके स्थान पर इसका योग इससे हुआ है, तो इसकी जगह ऐसे हो जाएगा रामस षष्ठ है ना। ये जो स है दंत्य से, इसके स्थान पर मूर्धा से हो जाएगा ष, रामस षष्ठ, इसको बोलेंगे रामस षष्ठ। तो षटुत्व संधि आपके समझ में आ गई होगी। षचुत्व और षटुत्व दोनों एक जैसी है, थोड़ा सा फर्क है। षचुत्व में से चे वर्ग होता है और षटुत्व में से तथा ट वर्ग होता है। किसके स्थान पर? से और त वर्ग के स्थान पर। अब अगली संधि चलते हैं व्यंजन संधियों में जसत्व संधि। जसत्व संधि मैं लिख देता हूँ, ये जसत्व। जसत्व लिखना भी आना चाहिए, आधा से होता है आधा इत्ते होता है। ये जसत्व संधि है। तो इसमें क्या होगा? तीसरा वर्ण हो जाएगा। तीसरा वर्ण कैसे हो जाएगा? जैसे जगदीश है, यहाँ लिखा हुआ है तीसरा वर्ण जगत प्लस ईश है। जो ये ते है ना, ते का तीसरा वर्ण दे हो जाएगा, जगदीश। वैसे ही बहुत सारे और उदाहरण हैं। अब उदाहरणों में से देखो, एक बढ़िया सा उदाहरण बताऊँ आपको, चौथे का तीसरा। जैसे लभ, लब्ध, क्या है? लब्ध। अब यहाँ क्या करना है? प फ ब भ म, ये जो भ है इसका तीसरा करना है, तो क्या बन जाएगा? लब्ध है। ये आपके अब समझ में आ गया। ये जसत्व संधि थी। तो जसत्व में तीसरा वर्ण हो जाता है, तो ये चीज़ लिखनी है आपको, जसत्व संधि। जसत्व कौन सा वर्ण हो जाएगा? तीसरा वर्ण, है ना। ज ब ग ड द, ये हो जाएंगे, जलों के स्थान पर जस हो जाएंगे। अब अगली जो संधि है वो लेते हैं अपन चरत्व। चरत्व संधि। अब चरत्व संधि में क्या होता है? पहला हो जाएगा, उसमें तो तीसरा हुआ था, और इसके अंदर पहला हो जाएगा। पहले के अंदर इसके अलावा पहला और दूसरा जो वर्ण है, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, उसका ध्यान रखना। और इसमें क्या होगा? जैसे उदाहरण से समझ लो, शद प्लस कार है, शदकार, तो इसका क्या बनेगा? पहला, तीसरे का पहला करके देखिए, शतकार। और वैसे ही उद प्लस पन है, तो इसका क्या बन जाएगा? उत्पन्न बन जाएगा, है ना। तो ये आपके चरत्व संधि समझ में आ गई होगी। पहला वर्ण होता है चरत्व संधि में पहला वर्ण, ये लो। अब देखो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। संधि के ये जो व्यंजन संधि है, इसका अगला भाग अनुस्वार संधि। देखो अनुस्वार का अर्थ आप जानते हैं, अनुस्वार में ऐसे होता है, देखिए आप, अनुस्वार में
जो व्यंजन है बाद में उसमें जो में होता है उसका अनुस्वार हो जाता है, पंचम वर्ण का अनुस्वार हो जाता है। अब आप देखिए जैसे अनुस्वार ये इसको बोलते हैं अनुस्वार। जैसे मैं एक शब्द लिखूं हरिम प्लस वंदे, तो आप देखिए जो मैं है ना इसकी जगह क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, तो बन जाएगा हरिम वंदे। तो ये एक तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका और अनुस्वार में, मान लो यहाँ तो व्यंजन है ये आगे ना, यहाँ आगे यदि स्वर हो तो उसमें मिल जाएगा उसमें। जैसे उदाहरण के रूप में कोई अनुसार अपन ले लेते हैं, ये लिखा हुआ है तवम प्लस अत्र लिखा हुआ है, तो जो ये मैं है ना इसमें ए मिल जाएगा। तो ए मिल जाएगा तो कैसे बन जाएगा ये तवमत्र, ये हो गया अनुस्वार संधि। तो अब चरुत्व के बाद में अनुस्वार संधि आपके समझ में आ गई होगी। पंचम वर्ण या मैं या पंचम वर्ण का अनुस्वार हो जाता है, स्वर आने पर मिल जाता है, ये अनुस्वार संधि। अब अंत में एक संधि और है इसकी, उसको बोलते हैं परस वर्ण। देखो जो आपके स्वर संधि थी उसमें तो था पर रूप संधि, और व्यंजन जो संधि है उस संधि का नाम है परस वर्ण। तो नाम भले ही मिलता जुलता हो लेकिन थोड़ा अंतर करना है। परस वर्ण का मतलब बाद वाला यानी पांचवा वर्ण, परस वर्ण संधि। अनुस्वार के बाद अगली संधि है परस वर्ण। तो इसमें देखिए साहब, परस वर्ण में पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे कोई एक उदाहरण लेता हूं मैं, एतद, एतद मुरारी। अब आप देखिए यहाँ पंचम वर्ण है और यहाँ द है, तो इस दे का भी है ना पांचवा वर्ण हो जाएगा। किसमें, परस वर्ण में, यानी पर यानी अंतिम वर्ण हो जाएगा, लेकिन होगा इसी वर्ग का। तो ते वर्ग का पांचवा वर्ण होता है एतन, न होता है, और मुरारी, तो बन जाएगा एतन मुरारी, ये हो गया। इसी प्रकार से तद मात्रम, तो बन जाएगा पांचवा वर्ण तन्मात्रम, ऐसे बन जाएगा। तो ये परस वर्ण संधि भी आपके समझ में आ गई। इसके एक दो उदाहरण और समझ लेंगे। जैसे परस वर्ण में, पर वर्ण संधि में क्या होता है, पांचवा वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण, पांचवा वर्ण हो जाएगा किसी भी वर्ग का। इसके अलावा एक उदाहरण और लेते हैं इसमें परस वर्ण में। परस वर्ण में एक उदाहरण और परस वर्ण है, पर सवर्ण। इसमें देखिए एक संस्कृत में सूत्र है तोरली, ते के बाद में लेव, ते के बाद में तेव यानी तेवर्ग के बाद में यदि ले हो ना तो ते वर्ग के स्थान पर भी ले हो जाएगा। जैसे तद प्लस लय, ये जो ते वर्ग है ना इसके बाद में ले है ना, तो यहाँ दे के स्थान पर भी ले हो जाएगा, तब बन जाएगा तल्ले। इसके अलावा एक उदाहरण और बता देता हूँ। जैसे मान लो अम प्लस कित है ना, तो पर सवर्ण में बनाना है तो ऐसे बनेगा अंकित। ये पर सवर्ण के सारे उदाहरण आ गए। तो ये दो संधियां आपके बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, है ना। तीसरी जो संधि है वो है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या होता है, आप चुने विसर्ग संधि के अंदर विसर्ग का ही होना है, जो भी होना है विसर्ग जरूर आएगा। और विसर्ग का क्या क्या होगा वो देखना आप। देखो विसर्ग संधि के अंदर पहली संधि है सत्व। सत्व का मतलब होता है विसर्ग जो है उसका से हो जाएगा, या तो ये दंत्य से हो जाएगा, या मूर्धा से हो जाएगा, या तालव्य से हो जाएगा। किसका, ये जो विसर्ग है ना उसका। जैसे आप उदाहरण के रूप में देख सकते हो,
जैसे राम है, राम है प्लस च है, राम है च, तो इसका क्या होगा, राम विसर्ग का, क्योंकि इसके बाद में च है, च वर्ग से योग हो रहा है, इसलिए कौन सा से होगा, च वर्ग वाला ये है च वर्ग वाला, ये है टे वर्ग वाला और ये है ते वर्ग वाला, यानी तो अब ये से हो जाएगा रामश्च। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो आप एक बार जरूर देखना, किसके अंदर है, आपके सत्व के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं, तो वो देख लेना। विष्णु त्राता लिखता हूँ मैं, विष्णु प्लस त्राता, विष्णु प्लस त्राता, तो इसमें ते तो वैसे सड़क वाला आ जाएगा, विष्णु त्राता, ऐसे हो गया विष्णु त्राता। अब एक से और बचा है छह षटकोण वाला, उसको भी आप काम में ले सकते हो, जैसे धनु प्लस टंकार, तो बन जाएगा धनुष टंकार, ये छह षटकोण वाला है, इसमें धनुष टंकार, क्योंकि टे वर्ग से योग हुआ है इसलिए यहाँ ये वाला आ गया। तो अब आपके आ गया होगा समझ में। अब ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि का पहला रूप। विसर्ग संधि में पहली संधि है सत्व, सत्व में होता है से और से, किसका, विसर्ग का। अब है ऋत्व, सत्व हो गई, उत्व ले लेते हैं पहले, उत्व संधि। चलो उत्व में क्या होता है, ए के बाद, अकार के बाद जब विसर्ग हो, अकार के बाद विसर्ग हो, जैसे, और उसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है ये रे लवे हो, तो उसका उ हो जाता है। जैसे राम है ना, और गच्छति ऐसे लिखा हुआ है, तो अब इसमें ये है, ए के बाद में विसर्ग है और फिर गच्छति लिखा हुआ है, तो इसका उ हो जाएगा। अब उ का जो गुण होता है ना, वो ओ होता है, इसलिए ये ध्यान रखना, उत्व में हमेशा पहले उ होता है, उ से गुण होकर के ओ की मात्रा हो जाती है, तो इसमें सीधी ओ की मात्रा लगा दो, रामो गच्छति बन गया। अब और देख लो, शिवे है प्लस वंद्य, तो क्या बन जाएगा, शिवो वंद्य बन जाएगा। ये लो सब, शिवो वंद्य बन गया। ये कौन सी संधि हुई, विसर्ग में उत्व। अब विसर्ग संधि के अंदर तीसरी जो संधि है वो है ऋत्व। ऋत्व में क्या होता है, ऋत्व में रे होता है, किसका, विसर्ग का। ऋत्व में क्या होगा, विसर्ग का रे हो जाएगा। ये लो ऋत्व, विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे। तो अब देखो इसमें थोड़ा नियम देख लो, ए या आ को छोड़ करके, ए या आ को छोड़ करके यदि जो प्रथम पद है उसके अंदर विसर्ग से पहले ए या आ नहीं हो, विसर्ग से पहले, जैसे आप देखो यहाँ लिखा हुआ है भूमि ही, विसर्ग से पहले ए या आ नहीं है, ई है, अस्ति लिखा है मैंने, है ना, भूमि अस्ति, तो ये विसर्ग है ना, इसका रे हो जाएगा। तो देखो आप, भूमि रे पूरा क्यों हुआ कि ए आ गया, होता आधा ही है पूरा, इसलिए हाँ, भूमि रस्ती बन गया। और भी आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो इसके ऋतु के अंदर, जैसे मुन्नी इति, आप देखो ई रे का, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, तो अब बन गया मुन्नी रीति, यानी ई इसमें आ गई, मुन्नी रीति बन गया। अब एक उदाहरण और भी देख सकते हो ऊ से संबंधित, जैसे धेनु गच्छति।
अब इसमें क्या बनेगा, धेनु धेनुर्गच्छति। इसको जब संधि करेंगे तो ये जो आधा र होता है अगले वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है, तो धेनुर्गच्छति बन गया। तो रुत्व संधि आपके समझ में आ गई। एक बात का विशेष ध्यान रखना, इनको याद रखना, विसर्ग का 4 ही चीज़ होती है विसर्ग की। विसर्ग का या तो से होता है, या विसर्ग का ओ होता है, या विसर्ग का रे होता है, या फिर विसर्ग का बिल्कुल ही लोप हो जाएगा। अब अगली संधि विसर्ग संधि के अंदर लोप संधि है, विसर्ग लोप। इसमें क्या होता है, जैसे आ की मात्रा के बाद में विसर्ग है तो वो हट जाते हैं। जैसे बालाः बालाः गच्छन्ति, तो इसका हो जाएगा बाला गच्छन्ति, यानी विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो लोप तो आपके समझ में आ गया। चौथी है लोप। लोप का मतलब होता है विसर्ग का लोप, विसर्ग का बिल्कुल ही लोप। एक संधि इसी लोप के अंदर आती है। यदि रे के बाद में फिर रे हो तो पहले वाला रे का तो लोप हो जाएगा, और जो पद के अंत में, जैसे मैं उदाहरण से समझाऊं, आप पुनर्रमते, जैसे पुण्य था, पुण्य प्लस रमते, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है ये। इसमें क्या होगा, पुनर होगा, पुनर्रमते। अब क्या हुआ, ये जो रे है, रे के बाद में रे है, तो पहले रे का क्या हो जाता है, और लोप हो जाता है। और जब भी लोप होता है तो ये इसका दीर्घ हो जाएगा, तो इसका बनेगा पुनर्रमते, पुनर्रमते। इस प्रकार ये लोप संधि हो गई। विसर्ग संधि देखो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों अच्छी तरह से आपने समझ ली। अब आगे का जो टॉपिक है, संधि का जो प्रकरण है वो यहीं समाप्त होता है। आराम से आप लोग देखना। अब समास, अब समास में क्या है, जो समास के प्रकार है वहाँ से हम शुरू करेंगे। समास में अव्ययभाव समास ले लेते हैं सबसे पहले। अव्ययभाव, इसमें पहला पद प्रधान होता है और अव्यय आता है। जैसे देखो अव्यय कौन कौन से हैं, निर, उप, अनु, और इसके अलावा यथा, प्रति, ये इस प्रकार के अव्यय इसमें आते हैं। इसलिए इस समास का नाम ही अव्ययभाव समास है। तो देखो इसके अंदर आपको देखना है कि जैसे एक शब्द लिखा हुआ है निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम, ये संस्कृत का शब्द है निर्मक्षिकम, यानी मक्खियों से रहित, मक्खियों से रहित। तो मक्षिकाणाम अभाव है, यानी षष्ठी विभक्ति आती है, मक्षिकाणाम अभाव है, मक्खियों का अभाव, मक्खियों का अभाव। अब उप का मतलब होता है समीप। जैसे लिखा हुआ है उपनगरम, उपनगरम, इसका अर्थ हुआ नगरस्य समीप है, नगरस्य समीप है, नगर के पास। तो ये हो गया उपनगरम। इसके अलावा अनु, जैसे अनु का मतलब होता है योग्य, जैसे पीछे भी होता है योगी भी होता है। अनुरूपम, पहला ले लेते हैं अनुरूपम, जैसे रूप के अनुसार, रूप के योग्य, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम हो गया। इसके अलावा यथा, यथा में क्या संस्कृत में अनतिक्रम्य आता है, यानी अतिक्रमण नहीं करना। यथाशक्ति, सामर्थ्य के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा बलम, बल के अनुसार। तो एक उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे यथा बलम,
यथा बलम। तो इसमें संस्कृत में तो बन जाएगा बलम, बलम अनतिकर्मी, बलम अनतिकर्मी, यानी बल के अनुसार। हिंदी में हो जाएगा बल के अनुसार, अनुसार, बल के अनुसार। और अब है प्रति। प्रति का मतलब 2 बार है ना, प्रतिदिनम, जैसे प्रतिदिनम लिखा है। संस्कृत में इसको बनाना है प्रतिदिनम, तो इसका समास विग्रह बनेगा दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम, दिनों दिन, दिनों दिन बोलते हैं हिंदी में, प्रतिदिन भी बोल सकते हैं। तो ये अव्ययभाव समास है। अब अगला समास हम लेंगे, द्वंद्व ले लेते हैं। भाव समास हो गया। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, च छिपा होता है, च का मतलब और छिपा होता है ना। तो पहले तो अव्ययभाव में आप याद रख लेना, यहाँ अव्ययभाव लिख दो, इसमें अव्यय आते हैं कौन कौन से, प्रति, उप, अनु, निर, यथा आदि प्रत्यय में आते हैं। अब जो समास था अव्यय आते हैं, आदि अव्यय आते हैं। अव्ययभाव समास में प्रति, उप, अनु, निर और यथा अव्यय आते हैं, इसलिए इसका नाम ही अव्ययभाव समास है। तो इसके बाद है द्वंद्व समास लेते हैं। समास में च छिपा होता है, च का मतलब होता है और, जैसे राम और श्याम, राम है च, श्याम है च। तो इसका संस्कृत में जो समासिक शब्द बनेगा वो बनेगा राम श्यामऊ। अब द्वंद्व का कोई दूसरा एक उदाहरण लेते हैं जिसमें एक शब्द शेष रहता है, उसको एक शेष द्वंद्व बोलते हैं। एक शब्द कैसे, जैसे माता और पिता, माता चे पिता चे, माता चे पिता चे। तो इसमें जो सामासिक पद बनेगा वो बनेगा पितृऊ, यानी एक ही शब्द बन रहा है पितृऊ, माता चे पिता चे। तो द्वंद्व समास आपको आ गया, ये लिख देते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में चे छिपा होता है, इसका अर्थ होता है और। अब देखिए आगे चलते हैं आराम से, तीसरा समास ले लेते हैं कर्मधारय समास। तीसरा समास कर्मधारय। अब कर्मधारय समास समझने के लिए ये सोचना पड़ेगा विशेषण और विशेष्य। एक तो होता है इसमें इसका विशेषण विशेष्य, एक होता है उपमान और उपमेय। इसमें विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य होता है, एक पद विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, और एक उपमान होता है, उपमान, और एक उपमेय, उपमान और उपमेय। अब इसमें 2 उदाहरण दिखा देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, इसका अर्थ हुआ चंद्रमा के समान मुख वाली। मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो यहाँ उपमान और उपमेय है ना। तो ये कौन सा समास हो गया, कर्मधारय। विशेषण विशेष्य में आप लोग देखिए, जैसे नील गगनम, आकाश कैसा है, नीला है, नील गगनम, यानी नीला आकाश। नीला शब्द है विशेषण, आकाश है विशेष्य। नील विशेषण, नीलम गगनम इति, नीलम गगनम इति, नील गगनम, आकाश कैसा है, नीला है। तो ये आकाश की विशेषता बता रहा है, कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय समास यहाँ लिख सकते हो आप। कर्मधारय समास में क्या होता है, ये एक तो होता है आपके विशेषण विशेष्य, एक उपमान उपमेय। विशेषण
विशेष्य और उपमान उपमेय। अब देखिए कर्मधारय के बाद में लेते हैं द्विगु समास। द्विगु क्या नाम है? द्विगु, बोलना भी आना चाहिए। द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, एक जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, वो प्रधान होता है। संख्यावाची शब्द कैसे? जैसे 5 रात्रियां, पंचरात्रि, 5 रात्रियां, पंचरात्रि मैंने लिखा है, पंचरात्रि है ना, यानी 5 रात्रियां, पंचरात्रम। इसको संस्कृत में बन जाएगा पंचरात्रम, 5 रात्रियां। रात्रियां कितनी है? 5, संख्यावाची है इसलिए। और त्रिभुज, त्रिभुज यानी त्रयाणाम भुजानाम समाहार, 3 भुजाओं का समाहार। तिस्रणाम, तिस्रणाम भुजानाम समाहार, 3 भुजाओं का समाहार, संयोग। तो ये द्विगु समास हो गया। द्विगु समास में संख्यावाची होता है और कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता है, संख्यावाची है। अब देखिए द्विगु समास के बाद में अपन ले लेते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कौन सा समास है ये? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि तीसरा अर्थ, अन्य अर्थ निकलता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका है? शिव जी का, अर्थात शिव, अर्थात इसका तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? शिव है। नील है कंठ है यस्य से, जिसके कंठ नीले हैं वो शिव। दशानने, दशानने, 10 है आनन जिसके, आनन मुख, 10 मुख वाला, अर्थात रावण है। तो तीसरा जो अन्य अर्थ निकले वो होता है बहुव्रीहि समास। अब लास्ट वाला समास एक और बचा है। बहुव्रीहि समास में क्या क्या होता है? तीसरा अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ। तीसरा अर्थ के दो, चाहे अन्य अर्थ के दो, यानी इसमें अर्थ छिपा होता है। तो अब अंत में ले लेते हैं अपन लास्ट वाला कौन सा समास? एक समास और बचा अपने, उस समास का नाम है आपके द्विगु नहीं, तत्पुरुष समास बचा है। वो तत्पुरुष समास बहुत ही अच्छा समास है। उसमें क्या होता है? विभक्तियाँ, विभक्तियाँ का मतलब होता है कारक, कारक छिपे होते हैं। तत्पुरुष समास अंतिम समास है ये तत्पुरुष समास। इसमें विभक्तियाँ छिपी हुई होती है, कारकों के जो चिन्ह होते हैं वो छिप जाते हैं, उनको लिखते नहीं हैं। जैसे मैं एक उदाहरण से बताऊं आपको, शरणागत, शरणागत या शरणागते, इसका अर्थ होता है शरण को गया हुआ, शरण को गया हुआ। तो इसमें कर्म को शब्द छिपा हुआ है, तो ये कर्मवाचक तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है ये। और शरणागत, शरण में आया हुआ, शरण में, शरण को आया हुआ, शरण को शब्द छिपा हुआ है, मैं नहीं है इसमें, शरण को है। अब है तीसरा, जो तृतीय विभक्ति काम में आती है उसको देखिए आप, तृतीय विभक्ति वाला तुलसीकृत, करण, करण तत्पुरुष, तुलसीकृत, इसमें करण है तो तुलसी द्वारा लिखा हुआ, के द्वारा, के द्वारा शब्द छिपा हुआ है इसमें, तो तुलसीकृत हो गया। अब चौथा, के लिए, के लिए, के लिए आप देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, ये हो गया संप्रदान। अब अपादान यानी से अलग, अपादान में पद मुक्त, पद से मुक्त, पद मुक्त है, पदार्थ मुक्त है, पांचवी विभक्ति काम आ रही है और अपादान कारक है, तो अपादान कारक है तो अपादान तत्पुरुष हुआ है।
अब है संबंध। संबंध में का के की जो आते हैं वो है, उसमें जैसे कर्म योग, कर्म का योग, कर्म का कर्मस्य योग है, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। अब हाँ, अब है मान लो अधिकरण, जलमग्न, जलमग्न अर्थात जल में मग्न हुआ हुआ है ना, जल में मग्न, जलमग्न में छिपा हुआ है। तो इस प्रकार ये तत्पुरुष समास अंत में हुआ है, इसमें कारक छिपे होते हैं। तत्पुरुष में कारकों के चिन्ह छिपे होते हैं, को के द्वारा, है ना, ये कारकों के चिन्ह छिपे होते हैं। विभक्ति होती है, इस विभक्ति संबंधित होते हैं, इसलिए तत्पुरुष बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।